नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बाद सीएम पृथ्वीराज चव्हाण इस्तीफा देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। सूबे के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत एनसीपी के तमाम मंत्रियों ने राज्यपाल को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। इससे पहले सीटों को लेकर तालमेल न बनने की वजह से एनसीपी ने कांग्रेस से अपना 15 साल पुराना याराना तोड़ दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी नेता अजित पवार ने ऐलान किया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने गठबंधन टूटने का पूरा ठीकरा कांग्रेस के स्तर पर फोड़ा। पटेल ने कहा कि एनसीपी ने कांग्रेस के 144 सीटें देने को कहा था, मगर वो 124 से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने उल्टा एनसीपी को इस टूट के लिए जिम्मेदार बताया। चव्हाण ने आरोप लगाया कि एनसीपी ने कहा कि अगर 144 सीटें नहीं मिलती तो वो बात नहीं करेंगे। एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन टूटने से पहले बीजेपी शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती भी टूट गई। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन टूटने की घोषणा की। बीजेपी ने गठबंधन टूटने का ठीकरा शिवसेना के स्तर फोड़ा और कहा कि उसने सीटों को लेकर कोई लचीलापन नहीं दिखाया। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि बातचीत के दौरान शिवसेना सीएम पद को लेकर अड़ी हुई। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं को जिंदा रखते हुए बीजेपी ने साफ किया कि दोस्ती की भावना बनी रहेगी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वो प्रचार के दौरान शिवसेना के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उम्मीद है शिवसेना भी ऐसा ही करेंगे। शिवसेना ने सीएम पद को लेकर अड़ने के आरोप को खारिज करते हुए टूट का ठीकरा बीजेपी के स्तर फोड़ा। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एनसीपी में गुपचुप डील हुई है, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूट गया। वहीं एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि हमारे अलग होने का शिवसेना बीजेपी की टूट से कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को मौका परस्त करार दिया गया। अखबार के संपादकीय में इस गठबंधन के टूटने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालते हुए लिखा गया है कि इससे हिंदुत्व हलाक हो गया। वहीं गठबंधन टूटने के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के घर के बाहर कार्यकर्ता जुट गए और पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के गठबंधन से अलग होने के फैसले को दुखद बताया। आदित्य ने कहा कि इस फैसले से ठेस पहुंची है। हमने उनका हमेशा साथ दिया, उनके बुरे दिनों में भी हम उनके साथ रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि उद्धव ठाकरे 27 सितंबर को एक सभा में गठबंधन टूटने को लेकर अपनी बात रखेंगे। वहीं आरपीआई नेता रामदास अठावले ने गठबंधन को फिर से जोड़ने की बात कही। उन्होंने देर रात बीजेपी नेताओं से बात की। इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर मौजूद थे। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही। अठावले ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें साथ रहने का प्रस्ताव दिया है। अब जब दोनों गठबंधन टूट गए हैं तो नेताओं ने अपने नामांकन भरने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष एकनाथ खड़से ने जलगांव की मुक्ताई नगर सीट के लिए पर्चा भरा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुंबई के अणुशक्ति नगर सीट से नामांकन किया। वो यहीं से मौजूदा विधायक भी हैं। एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र अवहार ने मुंबई से सटे ठाणे से नामांकन भरा। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहमदनगर जिले की शिरडी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह ने मुंबई की कलीना विधानसभा सीट से पर्चा भरा। समर्थकों के जुलूस के साथ वो पर्चा भरने पहुंचे। इजाजत न होने के बावजूद हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने चुनावी रैली को संबोधित किया। हरियाणा के जिंद में चौधरी देवीलाल के 100वें जन्मदिन के मौके पर एक चौटाला की पार्टी ने एक रैली रखी थी। दरअसल टीचर भर्ती घोटाले में जेल की सजा पाए चौटाला को मेडिकल ग्राउंड पर पैरोल मिली हुई है। इस मौके पर चौटाला ने हुंकार भरते हुए कहा कि वो तिहाड़ जेल में ही सीएम पद की शपथ लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा आज अंबाला में नामांकन दाखिल करेंगे। आज ही चंडीगढ़ में हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। गठबंधन के तहत कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस 65 और हरियाणा जनहित पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को गोहाना में विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और जनचेतना पार्टी दोनों भ्रष्टाचार को खत्म कर हरियाणा में मजबूत सरकार बनाएंगे। 9 साल के वीजा बैन के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे। दोपहर बाद मोदी न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारी इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत मौजूद हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क पैलेस होटल का जायजा लिया। इंडिया न्यूज के वीजा बैन के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे। दोपहर बाद मोदी न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
न्यूयॉर्क में मौजूद हमारी इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत मौजूद हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क पैलेस होटल का जायजा लिया। इंडिया न्यूज ने होटल के बाहर सुरक्षा का भी जायजा लिया। पैलेस के बाहर सादे कपड़ों में भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। अमेरिका में पीएम की पहली मीटिंग न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो से होगी। पीएम फिलहाल जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में आराम कर रहे हैं, जहां से कुछ देर बाद वो न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरेंगे। बीती रात फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जर्मनी में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने पीएम का स्वागत किया। पीएम का असली कार्यक्रम 27 सितंबर से शुरू होगा। पीएम पहले ग्राउंड जीरो जाकर 9/11 में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। 27 सितंबर को ही नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की 69वीं महासभा को हिंदी में संबोधित करेंगे। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने यूएन हेडक्वार्टर का जायजा लिया। यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 28 सितंबर को पीएम मेडिसन स्क्वायर में अमेरिकी मूल के भारतीयों को संबोधित करेंगे। इंडिया न्यूज ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन का भी जायजा लिया। यहां करीब 20,000 लोगों को नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। 29 सितंबर को ओबामा मोदी के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर देंगे, जबकि 30 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता होगी। करीब 100 घंटे के अमेरिकी दौरे में पीएम 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 30 सितंबर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन से मुलाकात के बाद पीएम वापस लौट जाएंगे। इससे पहले कल रवानगी से पहले पीएम ने अमेरिका को भारत का एक अहम साझेदार करार दिया। पीएम ने कहा कि वो ओबामा के साथ वॉशिंगटन में होने वाली मुलाकात को लेकर बेहद उत्सुक हैं। दरअसल मोदी की ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि करीब 10 साल के बाद वीजा बैन के बाद उनकी ये पहली अमेरिकी यात्रा है। उधर पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने न्यूयॉर्क में कहा, भारत से बातचीत के लिए तैयार है, भारत बातचीत के लिए आ गया। अजीज ने कहा, बातचीत बंद करने का ऐसा कोई कारण नहीं था। हुर्रियत नेताओं से बातचीत 20 सालों से चल रही है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत की पहल की पाकिस्तानी अपील को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने एक ईमानदार कोशिश की थी, जिस पर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया। न्यूयॉर्क में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन विदेश मंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। सुषमा स्वराज के मुताबिक चीन ने इस पर सहमति जताई है कि भारतीय सीमा में दाखिल हुए चीनी सैनिक आज से हटने लगेंगे। इससे पहले सीमा पर लगातार चल रहे गतिरोध के बीच में भारत और चीन ने लद्दाख के चुशुल में फ्लैग मीटिंग की। सूत्रों की माने तो बैठक में भारत ने लद्दाख के चुमान में 10 सितंबर से पहले वाली स्थिति कायम करने की मांग उठाई। मामले को सुलझाने के लिए अब तक 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। पहली 2 बैठकें बेनतीजा रही थी। चुमार इलाके में बीते कई हफ्ते से अपने तंबू गाड़े हुए हैं और उनके हेलीकॉप्टर सैनिकों के लिए खाना गिराते हैं। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ को चीन ने अपने राष्ट्रीय हित से जोड़ा है। वहीं भारत में चीन के राजदूत ने लद्दाख के चुमार में तनाव की तुलना ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग से की है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ब्रिटेन और मालदीव समेत 7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक-एक करके मुलाकात की। सुषमा स्वराज 10 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान वो करीब 100 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो पीएम के अमेरिकी दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे। अब खबरें दिल्ली और अन्य राज्यों से। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सेक्टर 9 के एक प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के एक नॉन टीचिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया। स्कूल में हुई इस घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ये लोग पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम से लाखों रुपए के जेवरात लेकर लुटेरे फरार हो गए। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने शोरूम मालिक को गोली मार दी। उसकी हालत गंभीर है। बदमाशों की संख्या 4 बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में 2 दिनों से अगवा युवती बेहोशी की हालत में मिली। युवती को 2 दिन पहले राजीव कॉलोनी से अगवा कर लिया गया था। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के जंगलों में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई। युवक की उम्र 18 से 19 साल के बीच में है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक नर्स की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। हत्या के मामले में पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार किया है। पीड़ित नर्स तलाक का केस लेकर आरोपी वकील के पास गई थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। नर्स को जब यह पता चला कि उसका प्रेमी विवाहित है तो वो उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। नर्स से छुटकारा पाने के लिए आरोपी वकील ने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली जू में बाघ का शिकार होने वाले शख्स मकसूद के घरवालों ने जू प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
मृतक के घर वालों के मुताबिक अगर बाग के बाड़े के आसपास सुरक्षा के सही इंतजाम होते तो मकसूद जिंदा बच सकता था। घर वालों का कहना है कि बाग के आसपास कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। अगर ऐसा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। मकसूद की मौत से घर वाले सदमे में हैं, खासकर उसकी पत्नी गर्भवती है। गौरतलब है कि जू में बाघ देखने के दौरान मकसूद उसके बाड़े में गिर गया था, जिसके बाद बाघ ने उसे मार दिया। दिल्ली के मंडावली स्टेशन पर EMU ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने सड़क जाम करके घंटों हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रेनों में ब्लेड मारकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने लूट की कई वारदातों में अपना हाथ होना कबूला है। गाजियाबाद पुलिस ने 6 साल से लापता एक बच्चे को बरामद कर लिया। 14 साल का रिंकेश नाम का लड़का 2008 से लापता था। लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। बीटेक के छात्र की उसके सीनियर्स ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। दरअसल छात्र ने रैगिंग के दौरान अपने सीनियर के जूते पॉलिश करने से इनकार कर दिया था। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ट्रेन से बम मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी, तभी ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। बम एक पॉलिथीन में रखा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को ट्रेन से हटाकर प्लेटफॉर्म के एक कोने में रख दिया। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को बम से दूर रहने को कहा गया। इस दौरान ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। बम स्क्वाड दस्ते को बुलाकर बम डिफ्यूज किया गया। ट्रेन में बम किसने रखा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। जन आक्रोश रैली के दौरान संसद की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस ने जमकर झड़प की। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इससे पहले जंतर मंतर पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में दिग्विजय सिंह, सीपी जोशी, सचिन पायलट और जितिन प्रसाद ने हुंकार भरी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी की छात्र इकाई और कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में कई लोग घायल हुए। टीएमसी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से लैस होकर जमकर हंगामा किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पद से हटाने की मांग के साथ सीएम से अनुदान की मांग की। इंडियन मुजाहिदीन भारत में वही हालात पैदा करना चाहता है जैसा बगदादी ने इराक और सीरिया में किया है। कोर्ट में आईएम के 20 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए एनआईए की टीम ये खुलासा कर रही है। एनआईए ने यह भी खुलासा आईएम के आतंकी नक्सलियों की तरह नेताओं को निशाना बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में साईं भक्तों ने साईं मंदिर में तालाबंदी और साईं के खिलाफ किताब बांटने पर एफआईआर दर्ज करवाई। साईं भक्तों ने बालाजीपुरम मंदिर के संचालकों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। दरअसल मंदिर संचालकों ने मंदिर पर ताला लगा दिया है। मंदिर के संचालक इसके पीछे धर्म संसद के फैसले को वजह बता रहे हैं। वहीं साईं पर शंकराचार्य के विवादित बयान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई के साईं धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने शंकराचार्य के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में मांग की गई है कि शंकराचार्य को साईं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल से रोका जाए। चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने से पहले आरएम लोढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। लोढ़ा ने कहा कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज को पद छोड़ने के बाद 2 साल कोई संवैधानिक पद नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस का इशारा पूर्व चीफ जस्टिस एस सदाशिवम की तरफ था, जो हाल ही में केरला के गवर्नर बने हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद लोग पुनर्वास की समस्या से जूझ रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में अभी भी लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ राहत सामग्री यूं ही पड़े पड़े सड़ रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब उधमपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तो वहां हमें सैकड़ों टन अनाज यूं ही बर्बाद होता मिला। ये राहत सामग्री देश के अलग अलग हिस्सों में लाई गई थी, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के चलते सब बर्बाद हो गया। बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जीबी पंत अस्पताल के दोबारा खुलने से लोग खुश हैं। बाढ़ के चलते अस्पताल 15 दिन से बंद था। श्रीनगर में मशहूर लाल चौक के नजदीकी मार्केट भी अभी भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। बाढ़ से पूरी मार्केट बर्बाद हो गई थी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 36 पहुंच गई है। गोलपारा में बाढ़ से हुई तबाही की अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग सुरक्षित जगहों की पनाह ले रहे हैं। बिजनौर में 12 सितंबर से फरार सिमी के 5 आतंकियों की तलाश के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। लखनऊ से आई एसटीएफ की टीम ने इन आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। पहले दिन बिजनौर के आधा दर्जन गांवों में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आशंका है कि बिजनौर ब्लास्ट के बाद सिमी के 5 आतंकियों ने जिले के ग्रामीण इलाकों में कहीं शरण ले रखी है। राजस्थान के सिरोही में मगरमच्छ के एक घर में घुस जाने से हड़कंप मच गया।
लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू पाया कर दिया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम ने मेक इन इंडिया का लोगो जारी किया, साथ ही वेबसाइट भी लॉन्च की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एफडीआई की अलग ही परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया है। उद्योगपतियों की मौजूदगी में मेक इन इंडिया को लॉन्च करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम की तुलना शेर से की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूरी में उद्योगपतियों के पलायन से पीड़ा होती है। पीएम ने लुक ईस्ट के साथ लिंक वेस्ट का नारा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को हाईवेज के साथ आईवेज यानी कि इंफॉर्मेशन बेस भी चाहिए। पीएम ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए उत्पाद के साथ साथ ऐसे ग्राहक भी जरूरी हैं जो उनके सामान खरीद सके। पीएम मोदी के मुताबिक गरीबों को रोजगार मिलेगा तो परचेजिंग पावर खुद ब खुद बढ़ेगी। मेक इन इंडिया के लॉन्चिंग डे को ऐतिहासिक बताते हुए मुकेश अंबानी अगले 12 से 15 महीनों में 12.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में पहुंचे सभी उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की तारीफ की। सभी उद्योगपतियों ने एक सुर में माना कि ऐसे कार्यक्रम से उद्योग कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खास सलाहकार दिग्विजय सिंह ने उन्हें अब अपनी नीति बदलने की सलाह दी है। दिग्विजय के मुताबिक राहुल को अपने चाचा संजय गांधी की तरह कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए। दिग्विजय के मुताबिक जिस पर संजय ने जेल जाकर और लाठियां डंडे खाकर नेतृत्व किया वैसे ही राहुल को भी करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में राहुल को ये नसीहत दी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर फिर से विवादास्पद बयान दिया है। साक्षी महाराज के मुताबिक ज्यादातर मदरसों में आतंकवाद और जिहाद की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने मुसलमानों की निष्ठा पर दिए पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की भी नई परिभाषा दी। साक्षी महाराज का कहना है कि कुछ मुसलमान आतंकवादियों के बहकावे में हैं, जिसके मद्देनजर मोदी ने यह बयान दिया है। यूपी में अखिलेश के 2 विधायक आमने सामने आ गए। मामला संभल जिले का है। गन्नौर से सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव का आरोप है कि विधायक पिंकी यादव के समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला करवाया था। पिंकी यादव आरोपों को खारिज कर रही है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी माना कि दोनों विधायकों के बीच में वर्चस्व की जंग है। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर की दीवार गिरने से 6 लोग घायल हो गए। दीवार मकान से सटी एक झोपड़ी पर गिरी जिसमें उसमें रहने वाले 6 लोग दब गए। कानपुर देहात में पुलिस की नाक के नीचे थाने से ही ट्रक गायब हो गया। 2 दिन पहले ही आरटीओ से ट्रक को सीज किया गया था। वहीं कानपुर पुलिस ने अपनी गर्दन बचाने के लिए ट्रक मालिक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। कानपुर के लखनपुर इलाके में एक शाही जानवर लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया। कुछ कुत्ते उसे खदेड़ रहे थे, तभी लोगों की नजर उस पर पड़ी। मुरादाबाद में एक कंप्यूटर इंजीनियर ने बेरोजगारी और घरेलू झगड़े से तंग आकर फांसी लगा ली। ऋतिक नेपाल का रहने वाला था। उसकी पत्नी के मुताबिक वो डिप्रेशन का शिकार था। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। गुजरात के सूरत में गरबे की धूम देखने को मिली। उत्तराखंड सरकार ने बुजुर्गों के लिए निःशुल्क बद्रीनाथ यात्रा की व्यवस्था की है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए मेरे बुजुर्गों मेरे तीर्थ नाम की योजना शुरू की है। फ्रांस ने आईएसआईएस पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इराक में आईएसआईएस के नियंत्रण वाले तेल संयंत्रों पर हवाई हमलों की तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी यूएई ने मिलकर सीरिया में भी 12 रिफाइनरीज को निशाना बनाया। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में लंदन से 9 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि पकड़े गए सभी लोगों ने आतंकवाद निरोधी कानून का उल्लंघन किया है। चीन के शिनजियांग प्रांत में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है।